परिचय और जगह वक्त। यह कहानी है निहारिका की, 24 साल की लड़की जो एक छोटे से पहाड़ी कस्बे कल्हारपुर में रहती है। कल्हारपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा है। चारों तरफ जंगल और घने पेड़ हैं। शाम होते ही पहाड़ी हवा चली जाती है, पक्षियों की चीखें सुनाई देती हैं और एक अजीब सी सन्नाटा। निहारिका ने शहर में पढ़ाई खत्म की और वापस यहां आ गई ताकि गांव में अपने दादा दादी के साथ कुछ समय बिता सके। दादा का नाम रामचंद्र, दादी का सरला। दादा पुरानी चीजों का संग्रह रखते हैं, जिनमें पुराने ताबीज, मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी तस्वीर भी शामिल है, जिसमें एक औरत खड़ी है, स्याह वस्त्र पहने और आंखों में उदासी। सामान्य दिन और पहली आहट। पहले 2-3 दिन सामान्य गुजरे। निहारिका सुबह उठती, चाय बनाती, दादी दादा के साथ बातें करती। लेकिन एक शाम जब बादल छाए हुए थे, निहारिका ने देखा कि पुरानी तस्वीर से उस औरत की परछाई जैसे चित्र की राम से बाहर निकलकर दीवार तक फैल गई हो। उसने देखा कि परछाई हल्की सी घूमकर कमरे में चली गई, फिर वापस तस्वीर में समा गई। उस रात निहारिका सपने में देखी वही औरत आक्रोशित स्वर में बोल रही थी, क्यों भूल गए मुझे? निहारिका हांफ कर जागी। कमरे में कंबल तक हिल रहे थे, लेकिन खिड़की बंद थी, दरवाजे भी। पहली डरावनी घटना। अगली सुबह दादा ने देखा कि संग्रह गृह में वह पुरानी तस्वीर उलटी पुलटी पड़ी है। तस्वीर जहां थी वहां से हट गई थी। सरला ने कहा कि शायद हवा से घिसटने की वजह से उतरी होगी, लेकिन दादा ने देखा कि फोटो के पीछे दीवार पर खून के समान लाल निशान है, बिल्कुल ताजा जैसा। निहारिका को बेहद डर लगा। उसने पूछा, दादा, क्या यह किसी प्रैंक की तरह है? दादा कुछ कहने से रुक गए, आंखों में डर था। जंगल की आवाजें। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, निहारिका बाहर बालकनी में खड़ी थी। पेड़ों की सरसराहट, हवाओं की फुसफुसाहट सुन रही थी। अचानक जंगल की ओर एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, ऐसी जैसे किसी ने आहिस्ता से कहा हो, निहारिका। उसने पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां जो हवाओं से झूम रही थीं। वापस कमरे में जाते ही बाथरूम की शीशे पर उसने अपने पीछे एक परछाई देखी, धोखे की तरह, अच्छी तरह की आकृति। लेकिन जब शीशे के करीब गई तो वह गायब हो गई। संघर्ष शुरू होता है अगले दिन। निहारिका ने दादा दादी से उस औरत की कहानी पूछी। दादा ने बताया कि वह औरत गांव में 50 साल पहले रहती थी। नाम था मेघना देवी। मेघना देवी को लोगों ने गलतफहमी और झूठे आरोपों में गांव से निकाल दिया था और वह जंगल के बीच अचानक गायब हो गई। किसी को पता नहीं कि उसकी मौत हुई थी या वह भाग गई थी, लेकिन माना जाता है कि उसकी आत्मा गांव में भटकती है क्योंकि उसके खिलाफ झूठ रहा और कभी उसका हिसाब नहीं हुआ। निहारिका ने ठान लिया कि वह इस आत्मा से सामना करेगी, चाहे डर हो, चाहे रात हो। आत्मा का गुस्सा। उस रात निहारिका ने जैसे ही लाइट बंद की, खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका अंदर आया और कमरा ठंडा हो गया। पर्दे हिलने लगे और दीवार पर अचानक वही परछाई उभर आई। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और एक महिला का रूप ले लिया। चेहरा बिल्कुल धुंधला, लेकिन आंखें लाल और भयानक। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे न्याय चाहिए, वरना मौत हर घर में उतरेगी। निहारिका डर से कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? आवाज गूंजी, मैं मेघना हूं, जिसे झूठे इल्जामों में जिंदा जलाया गया था। मेरे दोषियों की आत्माएं अब भी जिंदा हैं, उनका खून चाहिए मुझे। घर में खलबली। सुबह होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दादी की अलमारी खुली मिली और सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। किचन की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, खून से हिसाब होगा। रामचंद्र घबरा कर बोले, यह आत्मा खेल नहीं रही, यह बदला लेने आई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गांव का एक बूढ़ा आदमी हरिनाथ अचानक घर के बाहर मरा मिला। उसके गले पर जलने के निशान थे, जैसे आग ने उसे अंदर से पकड़ा हो। अतीत का सच। निहारिका ने गांव की बूढ़ी औरतों से जानकारी जुटाई। पता चला कि 50 साल पहले गांव के 4-5 आदमी, जिनमें हरिनाथ भी शामिल था, ने मेघना पर टोना टोटका और काला जादू का इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर कर दिया। लोगों ने उसे बांधकर जिंदा आग में झोंक दिया था। उसकी चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं और कहा जाता है कि उसने मरते मरते कसम खाई थी, मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी।
मेरी आत्मा लौटेगी और हर गुनहगार का खून पिएगी। आत्मा का अगला कदम। निहारिका को एहसास हुआ कि अब मेघना की आत्मा एक एक कर उन लोगों की औलादों और रिश्ते। मौत की दूसरी दस्तक। गांव वाले अभी हरिनाथ की मौत से उबरे भी नहीं थे कि अगले ही दिन एक और लाश मिली। इस बार शिकार था बद्री, जो उसी समय का गवाह था जब मेघना को जिंदा जलाया गया था। बद्री की लाश कुएं में तैरती मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया था। लोगों ने कहा, यह अब रुकने वाला नहीं, यह मौत की परछाई सबको निगल जाएगी। निहारिका का डर। रात को निहारिका को फिर वही सपना आया। सपने में मेघना उसे बुला रही थी। आ, तू ही मेरा रास्ता है, तेरा खून मेरा दीपक बनेगा, तभी मैं पूरा हो पाऊंगी। निहारिका चौंक कर उठी। उसके हाथ पर जलने का हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने अंगार छुआ हो। मतलब आत्मा अब उसके शरीर तक पहुंचने लगी थी। दादी का राज। निहारिका ने दादी सरला से सच जानने की जिद की। काफी देर चुप रहने के बाद दादी ने बताया, मेघना सिर्फ गांव वालों की वजह से नहीं मरी थी, तुम्हारे दादा भी उस रात वहां थे, उन्होंने भी भीड़ को भड़काया था। मैं लाख रोकती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस दिन से मैं डर के साए में जी रही हूं। रामचंद्र ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। निहारिका समझ गई कि आत्मा का गुस्सा उसके दादा पर सबसे ज्यादा है। पुजारी का उपाय। अगली सुबह निहारिका ने पास के मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह अधिष्ठित प्रेतिनी है। इसे केवल अधूरा न्याय बांधे हुए है। इसे रोकने का उपाय है रक्त तर्पण विद्या। इसमें दोषियों के खून की बूंदें जल में अर्पित करनी होंगी, तभी आत्मा शांति पा सकेगी। निहारिका ने कांपते हुए पूछा, अगर दोषियों का खून न मिले तो? पुजारी गंभीर होकर बोले, तो फिर उसके स्थान पर वंशज का खून लगेगा, और अगर आत्मा को वह मिल गया तो कोई नहीं बचेगा। जंगल की पुकार। उसी रात निहारिका को अचानक खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा। बाहर झांका तो देखा कि पेड़ों के बीच लाल रोशनी जल रही थी। हवा में वही आवाज गूंज रही थी, आजा, वरना अगली बारी तेरे दादा की है। निहारिका के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह आत्मा की मांग पूरी करके अपने परिवार को बचाए, या फिर उस श्राप को तोड़ने के लिए कोई और तरीका ढूंढे। घर में मौत की दस्तक। आधी रात का समय था। निहारिका सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक छत पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया और हवा के झोंके के साथ भीतर राख और धुआं भर गया। सरला दादी चिल्लाई, वो आ गई, मेघना आ गई। रामचंद्र ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा जोर से धड़ाम करके खुद ही बंद हो गया। अंदर की सारी दीवारों पर जलते हुए हाथों के निशान उभरने लगे। खून का खेल। अचानक रामचंद्र की नाक से खून टपकने लगा। खून की बूंदें फर्श पर गिरीं और उनमें से लाल धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। वही मेघना का चेहरा। उसने घूर कर कहा, तेरे किए का हिसाब अब चुकाना होगा रामचंद्र। रामचंद्र जमीन पर गिर पड़े। उनकी छाती पर जलते हाथों के निशान बनने लगे। वह तड़पते रहे और निहारिका चिल्लाती रही, रुको प्लीज, इन्हें मत मारो। लेकिन आत्मा की आंखों में सिर्फ नफरत थी। दादी का बलिदान। सरला दादी ने कांपते हुए अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक मंत्र लिखा। वह चीख कर बोली, मेरे खून से तुझे तर्पण मिलेगा, बस मेरे परिवार को छोड़ दे। उन्होंने एक छुरी से अपनी हथेली काट ली। खून की बूंदें जमीन पर गिरीं और पल भर के लिए आत्मा पीछे हट गई। कमरे में भयंकर हवाएं चलने लगीं, बर्तन टूटने लगे, लेकिन आत्मा दादी के बलिदान से बंध गई। मेघना की आवाज गूंजी, तूने मेरे जलने का विरोध नहीं किया था, अब तेरा खून मेरी आग बुझाएगा। और देखते ही देखते सरला दादी जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया। निहारिका का संकल्प। निहारिका रोती हुई दादी की लाश के पास बैठ गई। उसने कांपते हुए कहा, अगर तुझे न्याय चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन निर्दोषों की जान लेकर नहीं। आवाज गूंजी, फिर मुझे दोषियों का खून लाकर दे, वरना तेरे पूरे वंश को मिटा दूंगी। निहारिका समझ चुकी थी कि अब यह खेल यहीं नहीं रुकेगा। उसे वही करना होगा जो पुजारी ने बताया था, दोषियों का खून लाना। अगली सुबह का भय। सुबह होते ही निहारिका ने देखा कि गांव में अफवाह फैल चुकी है।
जिस घर में मौत का साया है वहां रहना पाप है। अब रामचंद्र का घर शापित हो चुका है। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ तमाशा देखने, कुछ डर के मारे घर छोड़ने की बातें करने। रामचंद्र का चेहरा बुझ चुका था, उनकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। लेकिन दोषियों की तलाश निहारिका को दादी की मौत के बाद एक ही बात सताने लगी, आत्मा तभी शांत होगी जब दोषियों का खून उसे अर्पित किया जाए। लेकिन इतने साल बाद कौन दोषी जिंदा था? दादी ने कुछ नाम बताए थे, हरिनाथ, बद्री और कुछ और लोग, जिनमें से कुछ अब भी गांव में मौजूद थे। निहारिका ने तय किया कि वह उन सबकी सच्चाई उजागर करेगी। पहला सुराग वह गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने गई। वहां उसे पता चला कि मेघना को जिन लोगों ने जिंदा जलाया था उनमें सबसे आगे लाला जगन्नाथ था, गांव का मुखिया। आज भी उसका परिवार गांव का सबसे ताकतवर परिवार था। निहारिका जानती थी कि आत्मा की अगली नजर उसी पर होगी। रात का सामना। उस रात निहारिका को फिर सपना आया। सपने में मेघना उसे एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले गई। पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ मटका रखा था जिसमें खून जैसी गाढ़ी चीज जमी हुई थी। मेघना ने फुसफुसाकर कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था, यहीं से सब खत्म होगा, दोषियों को यहां खींच ला। सपना इतना साफ था कि निहारिका उठते ही समझ गई, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मा का आदेश है। लाला जगन्नाथ का डर। अगले दिन निहारिका लाला जगन्नाथ के घर गई। उसने सीधे कहा, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया था? मेघना की आत्मा लौट आई है और अगला शिकार तुम हो। लाला हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने निहारिका को धमकाया, ज्यादा बातें मत कर वरना तेरे घर को जला दूंगा जैसे उसे जलाया था। निहारिका का खून खौल उठा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यही सबसे बड़ा दोषी है। आत्मा का दबाव। उस रात घर लौटकर निहारिका ने दरवाजा बंद किया ही था कि हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, मुझे उसका खून चाहिए वरना तेरे दादा अगली सुबह जिंदा नहीं रहेंगे। रामचंद्र खाट पर लेटे लेटे अचानक कांपने लगे। उनकी आंखें पलट गईं, सांसें भारी हो गईं। निहारिका चीख उठी, रुको, मैं करूंगी, मैं लाऊंगी उसका खून। आवाज थम गई, लेकिन कमरे की दीवारों पर एक वाक्य उभर गया जैसे खून से लिखा गया हो। कल रात बरगद के नीचे। निहारिका का फैसला। निहारिका के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो लाला जगन्नाथ को बरगद के नीचे ले जाकर आत्मा के हवाले करे या फिर अपने दादा को मौत के मुंह में धकेल दे। लेकिन वह जानती थी यह खेल आसान नहीं होगा, क्योंकि लाला जगन्नाथ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि गांव की राजनीति और ताकत का सबसे बड़ा चेहरा था।